हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल क्लासेस। माय नेम इज डॉक्टर शालू शर्मा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कीम्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके जेकेएसएसबी के अपकमिंग सुपरवाइजर एग्जाम के सिलेबस में एक पोर्शन मेंशन है स्पेशलाइजेशन का, जो कि 60 मार्क्स बियर करता है। उसी के यूनिट 6 में कुछ स्कीम्स मेंशन है। उन्हीं में से कुछ स्कीम्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। किसी भी पर्टिकुलर स्कीम को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कीम कितने टाइप्स की होती है। ब्रॉडली स्कीम्स 2 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज। व्हाट आर दीज 3 क्राइटेरियाज? फर्स्ट इज फंडिंग, फाइनेंस, सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन, एंड द थर्ड इज सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स ऑन विच द स्कीम्स आर फॉर्मुलेटेड. So let's start. So the first type of scheme is centrally sponsored scheme and the other one is central sector scheme. तो जो centrally sponsored scheme होती है उसकी जो funding है that comes from both center and the state government in the ratios, and these ratios vary from the state to state. Somewhere it is 90:10, somewhere it is 70:30, in some places it is 60:40 and sometimes it is 50:50 also. जो 90:10 की रेशियो है दैट इज मोस्टली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द हिमालयन स्टेट्स, जो कि जोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, जिन्हें फाइनेंस की ज्यादा जरूरत है फॉर द डेवलपमेंट. फाइन. द सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जो फंडिंग है दैट कम्स फ्रॉम एंटायरली फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट which are mentioned under state list, and the central sector schemes are formulated on the subject which are mentioned under union list. What are these state list and union list? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं. उसी के 7th शेड्यूल में कुछ लिस्ट मेंशन है और उन लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ताकि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उन्हें सेपरेट किया जा सके. अब ये लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून. लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून. तो सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार की कानून बनाने की जो राइट है, जो पावर है, उन्हें सेपरेट किया जा सके ताकि उनके बीच के जो क्लैशेस है उन्हें मिनिमाइज किया जा सके. तभी कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट लाई गई हैं, जिसमें से एक है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा, उनमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का होता है. और जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उनमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो होता है केंद्र सरकार का. और जो थर्ड लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट. इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं उनमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है. फाइन. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट. फाइन. एंड द एग्जांपल ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज कृषि सिंचाई योजना एंड एग्जांपल ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज मुद्रा योजना. Now let's study the schemes which are mentioned in our syllabus. तो हमें जो भी स्कीम को पढ़ना है we have to read it very selectively, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. We need not to study everything under the sun. ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है ताकि स्कीम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसे क्रैक कर सकें. तो हम एक फॉर्मेट के हिसाब से स्कीम की स्टडी करेंगे. हम एक स्कीम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पहले जानेंगे कि वो स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, फिर जानेंगे कि वो किस तारीख पर लॉन्च की गई है, एंड देन द टाइप ऑफ द स्कीम, कि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव, कि उस स्कीम को लाने का मकसद क्या है. वाई वी नीड द स्कीम एट द फर्स्ट प्लेस. एंड द लास्ट इज द फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके अंदर हैं जो उसे बाकी स्कीम से सेपरेट करते हैं या उसे कुछ स्पेशल बनाते हैं. तो आज की हमारी पहली जो स्कीम है वो है पालना स्कीम. और ये कौन सी स्कीम है? दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है.
जिसकी फंडिंग सेंटर और स्टेट दोनों से आती है। तो पालना स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहां से दो एमसीक्यू निकलते हैं, एक कि किस टाइप की स्कीम है और दूसरा किस मिनिस्ट्री ने लाई है। And the third important point which you need to remember is the year. So it has been launched in the year 2022. Next is Palna scheme is a revamped version of National Crutch scheme. तो revamped क्या होता है? Revamped means when you improvise the existing scheme. जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर कुछ क्वालिटीज़ को ऐड ऑन करके कुछ इंप्रूवमेंट्स लाके प्रेजेंट किया जाता है तो उसे रिवैम्प कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पालना कोई फ्रेश स्कीम नहीं है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ फीचर्स को ऐड ऑन कर उसे लाया गया है। ठीक है, तो ये किसका रिवैम्प्ड वर्जन है? इट इज़ अ रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ नेशनल क्रच स्कीम। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पालना स्कीम एक फ्रेश स्कीम है या इट इज अ रिवैम्प्ड स्कीम। ठीक है, तो किसका रिवैम्प्ड वर्जन है? नेशनल क्रच स्कीम का। और नेशनल क्रच स्कीम कब आई थी? इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017। पालना इज इन 2022 एंड नेशनल क्रच स्कीम इज इन 2017। और ये दोनों किसके अंडर आती हैं? इट कम्स अंडर द मिशन शक्ति। Third point is, Ministry has planned to set up 17,000 crutches within आंगनवाड़ी centers. इसी स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि वो 17,000 क्रचेस को स्टैब्लिश करेंगी आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर ही। अब मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति was launched in the by the 15th Finance Commission in year 2021 and 2022. फाइनेंस कमीशन जो होती है वो हर 5 साल के बाद बिठाई जाती है। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो अपने ड्यूटीज अपनी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है। सो 15th फाइनेंस कमीशन जो थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन द ईयर 2021 एंड 2022, उसी ने लाया था मिशन शक्ति। फाइन। और जो मिशन शक्ति है, इट इज एन अम्ब्रेला मिशन दैट फोकस टूवर्ड्स विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। तो इसे फर्दर 2 सब स्कीम्स में डिवाइड किया गया है। वन इज संभाल एंड अदर इज सामर्थ्य। संभाल मतलब हिंदी का वर्ड संभाल, संभालना, वर्किंग टूवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड सामर्थ्य इज इंक्रीजिंग द एबिलिटी, एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ऑल दो स्कीम्स विच आर वर्किंग टूवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन दैट कम्स अंडर द सामर्थ्य, एंड ऑल दो स्कीम्स दैट वर्क्स टूवर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन दैट कम्स अंडर द संभाल। तो इस मिशन की लाने की जरूरत क्या है? स्कीम्स तो ला ही रही है गवर्नमेंट, अब एक बड़ा मिशन लाने की क्या जरूरत है? तो नीड इज the convergence. For the convergence between different ministries, different departments and at different level of government. जब बहुत सी स्कीम्स आती हैं जिनका जो गोल है, जो फाइनल एम है वो सेम हो, मतलब बहुत सी स्कीम्स हों जैसे कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया या नारी अदालत हो गया, इनका फोकस क्या है? विमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब एंड एम जो है वो सेम है। तो इट्स बेटर कि उन्हें एक ही जगह पर कन्वर्ज कर दिया जाए। ठीक है, और जो भी स्कीम्स हैं जो एम्पावरमेंट की तरफ काम करती हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे कन्वर्ज कर दिया जाए। तो कन्वर्जन से क्या होगा कि जो स्कीम्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, जो एक होलिस्टिक अप्रोच है वो बढ़ जाएगी, और जो टारगेट पॉपुलेशन है उसे जो फाइनल जो बेनिफिट मिलना है वो बेहतर तरीके से मिलने लगेगा। ठीक है, तो संभाल के अंदर जो स्कीम्स आती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, दिस WH इज विमेन हेल्पलाइन नंबर, OSC इज वन स्टॉप सेंटर, और एम्पावरमेंट के अंदर आ जाता है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है? जिसमें फ्री LPG कनेक्शन दिए जाते हैं, राइट। और स्वधार गृह, यहाँ जो वायलेंस की विक्टिम लेडीज हैं उन्हें रखा जाता है, उन्हें कोई लाइफ स्किल सिखाई जाती है ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। थर्ड इज दिस वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो हमारे सिलेबस में भी है, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, एंड नेशनल क्रच स्कीम। फाइन।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, हमने 2 पॉइंट्स देख लिए, दैट इज किस मिनिस्ट्री ने लाया, कब लाया, किस टाइप की स्कीम है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। तो पालना स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट हैज बीन फाउंड दैट पालना स्कीम इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू एनकरेज विमेन टू एक्सप्लोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। गवर्नमेंट तो वो प्रोवाइड कर ही रही है, फिर पालना स्कीम की क्यों जरूरत है? देखिए, हम देखते हैं कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, फैमिली इंस्टीट्यूशन में चेंज हुआ है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हुआ है। तो क्योंकि घर पे अब कोई नहीं है जो छोटे बच्चे की देखभाल कर सके, तो विमेन अक्सर अपने वर्क से ब्रेक ले लेती हैं, और ये ब्रेक कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है और वो दोबारा जॉब मार्केट में नहीं जा पाती, जिसका नुकसान खाली विमेन्स को नहीं होता, पूरे देश की जीडीपी को होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि एक रिपोर्ट आई थी 2015 में, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आई थी, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इनकी एक रिपोर्ट आई थी 2015 में सॉरी। और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, अगर हम विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं सिर्फ 10% से, तो जो वर्ल्ड की जीडीपी है दैट विल बी इंक्रीज बाय 26%, और जो इंडिया की जीडीपी भी है वो इंक्रीज करेगी अराउंड 50 to 60% से। तो इससे पता चलता है कि विमेन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो विमेन है वो बड़े आराम से अपनी फैमिली लाइफ को और अपने करियर को बैलेंस कर सके, ताकि जो वर्किंग एरिया में है जेंडर डाइवर्सिटी आ सके, और एट द सेम टाइम जेंडर इक्वालिटी हो और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, उसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। फाइन, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फीचर्स। अब इस स्कीम के क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहला, द चाइल्ड और द चिल्ड्रन विच आर टू बी केप्ट इन अ crutches or in the palna, under the palna, which come under the palna scheme, they will provide daycare facilities and the sleeping facilities। मतलब उन्हें दिन भर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, सोने की भी पूरी फैसिलिटी होगी, मैट्रेस वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। लोकेशन, इस पर एक एमसीक्यू बन सकता है कि अंडर द पालना स्कीम जो क्रचेस बनाए जाएंगे उनकी लोकेशन क्या होगी, तो दैट लोकेशन शुड बी विद इन 1/2 और 1 किलोमीटर, ठीक है, आधा या 1 किलोमीटर फ्रॉम द हाउस ऑफ अ वुमेन और अ वर्किंग एरिया ऑफ अ वुमेन। अब ये डिस्टेंस क्यों रखा गया है इतना कम? ये इसीलिए ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी मदर वहां जाके अपने बच्चे से मिल सके, और अगर इन बिटवीन वो फीड कराते हैं तो वो फीड भी करा सके। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज what should be the age of the children which are to be kept in a daycare center? They should be between the age of 6 months to 6 years. Fine. Strength should not be more than 25. 25 से ज़्यादा बच्चे एक डे केयर सेंटर में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, तो क्वालिटी ऑफ जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ना, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को ना इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। दैट्स वाई इसको इस स्ट्रेंथ को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी बच्चे 3 साल से छोटे हैं उन्हें अर्ली स्टिमुलेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अभी मोटर स्किल सीख रहे होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी उनके भी डेवलप हो रही होती है, लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो उन्हें वो सब कुछ जो अर्ली स्टिमुलेशन के अंडर आता है वो सब सिखाया जाएगा। और जो बच्चे 3 से 6 साल के बीच में हैं उन्हें प्री स्कूलिंग में जो भी होता है, जैसे LKG UKG में जो भी कुछ कराया जाता है वो उन्हें वहाँ कराया जाएगा। साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारे आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो पालना स्कीम के अंडर नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आप इसको एक बार माइंड में रख लेंगे तो आप इजीली MCQ से देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो भी एम्प्लॉयज होंगे पालना स्कीम के अंडर डे केयर सेंटर में, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है, वर्कर शुड बी उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्लास 12th, और जो हेल्पर की है दैट शुड बी क्लास 10th, एंड उनकी एज शुड बी बिटवीन 18 to 35 ईयर्स। अदर फैसिलिटीज आर लाइक फैन, टॉयलेट्स, वाटर, कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन है तो इन्वर्टर,
बिन, सोप्स, ऑल थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड। जो टाइम पीरियड है जिसके लिए बच्चा डे केयर सेंटर में रहेगा वो है अराउंड 7 से 7.5 घंटे। तो इस टाइम पे उसको कम से कम 3 मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ब्रेकफास्ट का, नून का और कुछ स्नैक्स भी। और बच्चा अगर मिल्क पर है तो उसे मिल्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग ऑफ वर्किंग टाइमिंग ऑफ अ वुमेन। और ये ओपन रहेगा 26 डेज इन अ मंथ, 4 दिन होंगे संडे, तो it will remain open for a 26 days in a month. Now, Ministry of Labor and Employment has notified that any institution having more than 50 employees, they are mandatory to provide crutch facilities. तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें क्रच फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। दिस हैज़ बीन told by the Ministry of Labor and Employment. It's an extra knowledge for you. ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द पालना स्कीम। आज जो दूसरी स्कीम हम पढ़ेंगे वो है लाडली बेटी स्कीम। फाइन, लाडली बेटी जो स्कीम जो है वो हर स्टेट ने अपने स्टेट में लॉन्च की है और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे एमपी में इट इज़ नोन एज लाडली लक्ष्मी स्कीम, ठीक है, और जेएंडके में इट इज़ नोन एज लाडली बेटी स्कीम, ठीक है। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके इन द ईयर 2015, ठीक है। तो ये स्टेट स्कीम है और इसकी जो सारी फंडिंग है दैट कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द एम ऑफ द स्कीम इज, इट इज टू एनकरेज द बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन एंड मैरिज। देखिए, नॉर्मली सोसाइटी माइंडसेट है कि जो लड़की होती है उसकी मैरिज में बहुत खर्चा आता है तो उसे एजुकेशन ना प्रोवाइड की जाए, वो जो पैसा है उसे संभाल लिया जाए ताकि उसकी मैरिज में खर्चा हो सके। और अगर ये है कि उसे एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, मैरिज भी करनी है, तो इट्स बेटर कि पैदा ही ना हो, ठीक है, तभी फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है जिसमें गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी जो उसकी एजुकेशन पे भी यूज़ हो सकता है या फिर उसकी मैरिज पे भी, ताकि जो लोग हैं उनका माइंडसेट बदले और वो एनकरेज हों अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड की तरफ, ताकि जो हमारे देश की सेक्स रेशियो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए। अब इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं? दिस स्कीम्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 phases. Phase 1 in which a recurring account will be opened in the name of a girl child for the year 14 years, ठीक है। और जो फेज 2 है उसमें वही अकाउंट, वो जो रेकरिंग अकाउंट है, इट विल बी गेट कन्वर्टेड टू अ टर्म डिपॉजिट फॉर द नेक्स्ट 7 years, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है टाइम पीरियड एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो लाडली बेटी स्कीम के 2 phases हैं। फर्स्ट फेज में एक रेकरिंग अकाउंट खोला जाएगा, गवर्नमेंट हर महीने उस अकाउंट में 1000 रुपया डिपॉजिट करेगी टिल द 14 years ऑफ एज। फाइन, 14 years की एज के बाद 14 years के बाद वही अकाउंट विल ट्रांसफॉर्म टू द टर्म डिपॉजिट और 7 साल के लिए वो पैसे फिक्स हो जाएंगे। और 14 + 7 मीन्स आफ्टर 21 years उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, उस अकाउंट की विल भी मैच्योरिटी होगी आइदर आफ्टर 21 years और आफ्टर 85 months ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट दैट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आपको ध्यान रखना है। पहला ये है, हर वो बच्ची जो 1 अप्रैल 2015 को बॉर्न हुई है या उससे पहले, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। एंड सेकेंड इज, जो पूरे हाउस होल्ड की जो एनुअल इनकम है ना, दैट शुड बी लेस देन 75,000, ठीक है, 75,000 से कम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ही डेटा है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको ध्यान रखनी है एंड यू कैन इजीली क्रैक द एमसीक्यूज, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना पैसा डिपॉजिट करेगी गवर्नमेंट, दैट इज 1000, कितनी देर के लिए, 14 years के लिए। फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा। गॉड फॉरबिड अगर लड़की एक्सपायर हो जाती है ड्यूरिंग द स्कीम तो जो पैसा है वो किसी और नॉमिनेशन पे ट्रांसफर नहीं होगा, दैट विल कम बैक टू द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई पार्शियल ड्रॉज भी नहीं होंगे और किसी और ब्रांच में पैसा ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। एंड जब आपको वो बेनिफिट अवेल करने हैं, यू नीड टू प्रोवाइड लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, दैट्स इट। आज हमने 2 स्कीम्स के बारे में पढ़ा है, एक पालना स्कीम और लाडली बेटी स्कीम। आई होप आपको ये स्कीम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी।
जितना भी डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अगर आप इतना अपने माइंड में रख लेते हैं तो आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्कीम्स के साथ। थैंक यू।